हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2565 हुआक्सू साम्राज्य का नया मानचित्र 1 द न्यू मैप ऑफ हुआक्सू किंगडम 1। देखो, उसने अपना हाथ उठाया और प्रोजेक्शन पर उस विशाल क्षेत्र की ओर इशारा किया जो एक खुले हुए हड्डी के पंखे जैसा दिखता था। हमारे हुआक्सू साम्राज्य के 6 प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र शेंगजिंग, पूर्वोत्तर, जियांगन, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी चीन सागर अब भौगोलिक रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे बीच कम से कम 7 प्राचीन सभ्यताएं डाली गई हैं। उदाहरण के लिए आयनक्लैड कबीले का अग्रिम क्षेत्र, फैंगवुल्फ कबीले की जंगली भूमि, वर्ड ट्री कबीले के प्रजन वन, स्काई कबीले का तूफान गलियारा, टाइटन शिकार मैदान और यहां तक कि कुछ छोटे उच्च श्रेणी के कबीलों की चौकियां जिन्होंने अभी तक अपने नाम प्रकट नहीं किए हैं। वे हमारे बीच एक कील वेज की तरह खड़े थे जो हमारे 6 जिलों को एक दूसरे से अलग कर रहे थे। जैसे ही झांग यी ने मानचित्र पर लाल क्षेत्रों को चिन्हित किया जो प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, 6 क्षेत्रों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की निगाहें गंभीर हो गई। वास्तव में हुआक्सू साम्राज्य अब कई टुकड़ों में बंट गया है। यदि वे एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहते थे तो उन्हें अन्य प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्रों से होकर गुजरना होगा। ये अत्यंत परेशानी भरा होने की संभावना है। मेंग युआनजुन ने भौहें सिकोड़ी और कहा, उस स्थिति में हुआक्सू साम्राज्य के क्षेत्र का तथाकथित संरक्षण इतना सटीक नहीं लगता। ली चांगोंग ने अपने हाथ बांध लिए और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र में अपनी सीट से शांति से कहा, अकेले हुआक्सू साम्राज्य की ताकत के साथ एक ही समय में इतने सारे जातीय समूहों का मुकाबला करना असंभव है। जी चांगहाई भी गंभीर दिखे, चिंता के साथ अपनी ठुड्डी सहलाते हुए बोले, कुछ समय में वे विदेशी नस्लें आगे बढ़ सकती हैं और हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर सकती हैं। उस समय हम वास्तव में 6 अलग थलग द्वीप बन सकते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और एक दूसरे को समय पर कुमक रीइंफोर्समेंट्स प्रदान करने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अन्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों पर नजर डाली। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अभी हम विदेशी नस्ल के खिलाफ लड़ने के लिए तियानहाई शहर की ताकत पर भरोसा करते हैं। यदि 6 जिलों को अकेले किसी प्राचीन सभ्यता से निपटना पड़ा तो परिणाम। वो बोलना समाप्त नहीं किया, लेकिन ऐसा था मानो उसने पहले ही सब कुछ कह दिया हो। तियानहाई शहर के अस्तित्व के बिना भले ही 6 प्रमुख जिलों को एक में मिला दिया जाए, किसी प्राचीन सभ्यता के खिलाफ लड़ना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा वे सब बिखर गए हैं। हाँ, झांग यी ने कहा, मुझे ये स्थिति पसंद नहीं है। इसलिए अब मेरे पास एक विचार है। आइए इस काल्पनिक सम्मान फेस को त्याग दे। हुआक्सू साम्राज्य के क्षेत्र के विस्तार के बाद इसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसकी जनसंख्या 10 करोड़ से कम होगी। इसलिए आइए परिधि पेरिफेरी के क्षेत्रों को छोड़ दें। आइए हम सब एक साथ इकट्ठा हों। जैसे ही वो बोले, प्रोजेक्शन मैप परतों में खुला और मार्करों का एक घेरा चमक उठा। यहां देखो और यहां और यहां। उन्होंने मध्य मैदानों सेंट्रल प्लेन्स के हृदय में एक बड़े क्षेत्र को प्रकाशित किया। ये अपेक्षाकृत समतल भूभाग, संतुलित संसाधन, कृषि और पशुपालन के अनुकूल उपजाऊ मिट्टी और अभी भी स्वस्थ भूजल प्रणाली वाला क्षेत्र है। हमें परिधि के बिखरे हुए शहरों को सक्रिय रूप से छोड़ देना चाहिए। झांग यी ने कहा, हमें सभी मुख्य बलों, औद्योगिक रीढ़, वैज्ञानिक अनुसंधान कोर, अन्न भंडार और जनसंख्या को एक साथ इकट्ठा करना होगा। शहरी निर्माण के लिए महत्वहीन संसाधनों को छोड़ा जा सकता है। औद्योगिकीकरण के हमारे वर्तमान स्तर के साथ
एक शहर बनाने में केवल कुछ महीने लगेंगे। उन्होंने हुआक्सू साम्राज्य के लिए नए खाके, ब्लूप्रिंट की कल्पना की। अब से जब हम हुआक्सू साम्राज्य की बात करेंगे तो ये अब 6 अलग अलग क्षेत्र नहीं होंगे जिनकी अलग अलग रक्षा की जाती है। इसके बजाय इसका मतलब यह है कि हमारे 6 प्रमुख क्षेत्रों को मिलाकर एक वास्तव में एकीकृत इकाई बनाई गई है। बैठक कक्ष कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। हर कोई झांग यी द्वारा दिए गए मानचित्र को देख रहा था, अपने मन में नफा नुकसान तौल रहा था। वे सभी समझ गए थे कि झांग यी का सुझाव मान्य था। एकजुट होकर ही हम विदेशी नस्ल के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम एक एक करके पराजित नहीं होंगे। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर प्रवास, माइग्रेशन किसी भी तरह से आसान नहीं है। जियो ली ने सबसे पहले भौहे सिकोड़ी, आपका मतलब है उत्तर पश्चिम क्षेत्र अपनी अधिकांश सीमा वापस लेने जा रहा है। मेरे लोगों का क्या? यदि हम उस रेत की पट्टी, सैंड बेल्ट पर अपनी पकड़ ढीली करते हैं तो क्या वो उत्तर पश्चिम के प्रवेश द्वार को खोलने के समान नहीं होगा? झांग यी द्वारा प्रदान किए गए मानचित्र के अनुसार उत्तर पश्चिम क्षेत्र को अपने क्षेत्र का 80% हिस्सा छोड़ना होगा, जिससे केवल किनलिंग पर्वत, किनलिंग माउंटेन्स के पास का एक हिस्सा बचेगा। वो अभी भी इसे छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक थे। आखिरकार ये वो क्षेत्र था जिसे उन्होंने कई वर्षों तक संवारा था। ये उन्हें छोड़ने के बारे में नहीं है। झांग यी ने उनकी ओर देखा और धैर्यपूर्वक समझाया, इसका मतलब है कि हमें उस गड्ढे को फिर से भरने के लिए अपने मुख्य संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उत्तर पश्चिमी रेत पट्टी में जनसंख्या घनत्व पहले से ही कम है। हम लोगों को रेगिस्तान में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सीमा को ये दिखावा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब कुछ झेल सकती है और दिखावे, फेस के बारे में इतना चिंतित होने से रोक रहे हैं। उन्हें नोटिस दें और तुरंत अंतर्देशीय, इनलैंड ले जाएं। स्थानांतरित होने वाले लोगों की पहली लहर वे लोग हैं जो प्रमुख पदों पर हैं, महत्वपूर्ण तकनीशियन, बच्चों और किशोरों की अगली पीढ़ी, और वे लोग जिनके पास अपने दम पर लड़ने की क्षमता नहीं है। जियो ली ने उत्तर दिया, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या अभी भी 1 करोड़ से अधिक है, इसलिए यहां प्रवास जल्दी नहीं होगा। झांग यी ने अपने हाथों को शिवालय, पगोड़ा के आकार में एक साथ जोड़ा और ईमानदारी से कहा, बर्फ के देश, स्नो कंट्री से सभी उपलब्ध लड़ाकू विमानों, स्नोमोबाइल्स और विशेष ट्रेनों का उपयोग करें। ऊर्जा की चिंता न करें। वर्तमान हुआक्सू साम्राज्य के पास इनकी प्रचुरता है। इसके अलावा हमने अभी अभी विदेशी नस्ल के साथ बातचीत की है, और भले ही ये प्रगति को थोड़ा धीमा कर दे, वे फिलहाल बड़े पैमाने पर हमला नहीं करेंगे। जियो ली चुप हो गए। झांग यी का मतलब था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र के 1 करोड़ से अधिक लोगों को चाहे कुछ भी हो, मध्य मैदान क्षेत्र के आसपास स्थानांतरित किया जाना चाहिए। भले ही इससे कुछ नुकसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल परिणाम चाहिए। निष्पादन जियो ली का काम है। जियो ली समझ गए कि तथाकथित उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार अब बड़ी योजना में इतना महत्वपूर्ण नहीं था। यदि समग्र स्थिति को एकीकृत किया जाना है तो अपने क्षेत्र के प्रति व्यक्तिगत भावनाओं को वास्तव में रास्ता देना होगा। यही बात पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी लागू होती है। झांग यी जी चांगहाई की ओर मुड़े। पूर्वोत्तर चीन में सीमा के पास के उन बर्फ के मैदानों की अज्ञात ठंडे क्षेत्र के जीवों द्वारा बार बार जांच की गई है। हमारे लिए अत्यधिक ठंडे मृत्यु क्षेत्र, एक्सट्रीम कोल्ड डेथ जोन के किनारे पर एक पूरे शहर के समूह को हठपूर्वक पकड़कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमांडर जी, आप अपने लोगों का नेतृत्व करें और धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़े। मुख्य शहरी समूहों को हमारे द्वारा निर्धारित केंद्रीय क्षेत्र में स्थानांतरित करें। लोगों को बिखरने न दें। छोटी बस्तियां जितनी दूर होंगी, नियंत्रण उतना ही कड़ा होना चाहिए। जी चांगहाई ने अपने हाथ बांध लिए। उनका भाव ऐसा था मानो उन्होंने एक घूंट शराब निगल ली हो। उनका कंठ एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हुआ और अंत में उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा, ठीक है, घर से दूर जाना
अनिवार्य रूप से लोगों को दुखी कर सकता है, लेकिन अब भावुक होने का समय नहीं है। पूर्वी चीन सागर क्षेत्र झांग यीली गुआंगशाओ की ओर मुड़े। यही बात यहां भी लागू होती है। नौसैनिक बंदरगाह नवल पोर्ट को बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन वहां अनुसंधान केंद्र न रखें। जुआनवू और झूके, आप दोनों को हर कीमत पर तटरेखा की रक्षा करनी होगी और किसी को भी अंदर आने से रोकना होगा। समुद्र में लड़ने के बारे में तो सोचना भी मत। मैं जानता हूं, ली गुआंगशाओ ने आह भरी। हमने अपनी तैयारी कर ली है और आपने जो कहा है वो वास्तव में मुझे प्रभावित करता है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। झांग यी ने जुएगुओं और लोजुओं की ओर देखा। आपकी सीमा भारत से लगती है और वह दिशा अभी सबसे अस्थिर है। आप सभी इंद्र को जानते हैं, लेकिन वो कभी पड़ोसी सद्भाव की परवाह नहीं करता। इसके बजाय वो दैवीय अधिकार में विश्वास करता है। मुझे उससे तमीज से व्यवहार करने की उम्मीद नहीं है। सबसे पहले लोगों के मनोबल को स्थिर करें और भारत के साथ सीधे टकराव से बचें। सीमा पर नजर रखने के लिए लोगों को छोड़ दें, लेकिन मुख्य सेना को सीमा के दूसरी ओर तैनात न रखें। प्रमुख शहरों को अंतर्देशीय पीछे हटाएं और उन्हें हृदय स्थल हर्टलैंड से जोड़ें। चैप्टर 2566 हुआक्सू साम्राज्य का नया मानचित्र 2 दी न्यू मैप ऑफ हुआक्सू किंगडम 2। जुएगुओ ने झांग यी को देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन हमारे तांत्रिक बौद्ध मंदिरों का क्या होगा? एक पुनर्जन्मित जीवित बुद्ध के रूप में उनकी प्राथमिक चिंता तांत्रिक बौद्ध धर्म की आस्था और वंशावली है। जोखांग मंदिर अभी भी खड़ा है और लोगों की आस्था भी वैसी ही है। यदि वे दक्षिण की ओर चले गए तो मंदिर नष्ट हो जाएंगे और उनकी आस्था की नींव गायब हो जाएगी। इसे संभालना आसान है। झांग यी पूरी तरह तैयार लग रहे थे। मैं जानता हूं कि आपका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। समय आने पर मैं आपकी मदद के लिए एक मशीनीकृत सैन्य टुकड़ी मैकेनाइज्ड लीजन भेजूंगा। वे प्राचीन बौद्ध मंदिर, उनकी प्रत्येक ईंट और बीम पर एक नंबर अंकित किया जाएगा। उन्हें अलग किया जाएगा, मुख्य भूमि तक पहुंचाया जाएगा और फिर से जोड़ा जाएगा। वे बिल्कुल पहले जैसे होने की गारंटी है। 2 भाई जिन्हें पहले चिंता ने घेर रखा था, आखिरकार निश्चिंत हुए। अमिताभ, चूंकि ऐसी बात है तो हमें अब कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक जियांगन क्षेत्र का सवाल है, वहां स्थानांतरण मूल रूप से जियांगन क्षेत्र के आसपास ही केंद्रित था, इसलिए इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सिद्धांत शेंगजिंग क्षेत्र पर भी लागू होता है। पूरा हुआक्सू साम्राज्य अनिवार्य रूप से अपनी बाहरी परिधि को अंदर की ओर सिकोड़ रहा था, जिससे वो और अधिक ठोस हो गया। झांग यी ने अपनी योजनाओं को समझाना समाप्त करने के बाद उनमें से प्रत्येक पर नजर डाली। मैं जानता हूं, उन्होंने कहा, कि आप में से प्रत्येक के दिल में कुछ प्रतिरोध होगा। कौन उस भूमि से पीछे हटना चाहता है जिसे उसने जीता है? कौन खुद लोगों से कहना चाहता है, हम अंदर की ओर जा रहे हैं? कौन ये स्वीकार करना चाहता है कि हम इस चरण में पूरे क्षेत्र के संरक्षक नहीं हो सकते? लेकिन मैं स्पष्ट रूप से समझा दूं, हम अपनी रेखाओं को सिकोड़ रहे हैं, आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। अराजक स्थिति में यह पहली बार है कि हमारे 6 क्षेत्र वास्तव में एक पूर्ण इकाई के रूप में बंध गए हैं। अब से हम 6 क्षेत्रीय गठबंधन नहीं रहेंगे, हम एक इकाई होंगे। रक्षा पंक्ति को हिलते हुए किनारों वाले एक टूटे हुए षटकोण हेक्सागोनल आकार से एक पूर्ण बंद लूप क्लोज्ड लूप में बदलने की आवश्यकता है। हमें एक एकजुट इकाई की आवश्यकता है जो एक साथ रह सके और मौत तक लड़ सके। ये 6 गढ़ों का मामला नहीं है जो अंत तक टिके रहें, केवल एक एक करके हारने के लिए। इस बिंदु पर सम्मेलन मेज के आसपास हर कोई शांत हो गया। किसी ने आपत्ति नहीं की। ऐसा नहीं है कि झांग यी का सुझाव एकदम सही है। यदि समय अनुमति देता है तो वे इस पर धीरे धीरे चर्चा कर सकते हैं और एक बेहतर समाधान खोज सकते हैं। हालांकि उनके पास अधिक समय नहीं बचा था। झांग यी,
जिनके पास पूर्ण शक्ति और प्रभाव था, ने कुछ अच्छी सलाह दी, जिसकी उन्होंने स्वाभाविक रूप से सराहना की। हुआक्सू साम्राज्य की शक्ति संरचना हमेशा ऐसी रही है कि प्रभारी व्यक्ति पूर्ण शक्ति रखता है। किसी ने भी अपने संबंधित स्वतंत्र रक्षा क्षेत्रों और मौजूदा शक्तियों का फिर से उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वे सभी समझ गए थे। इतिहास में ये पहली बार है कि 6 प्रमुख क्षेत्रों ने वास्तव में खुद को केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप किया है। ये देखते हुए कि किसी ने आपत्ति नहीं की, झांग यी ने और अधिक विस्तार से समझाना शुरू किया। और एक तीसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने प्रोजेक्शन पर प्रकाश के कई बिंदु रखे जो स्पष्ट रूप से लैंडिंग बिंदु का संकेत दे रहे थे। मैं हमारे बंद लूप पर एक ट्रांसमिशन बेल्ट बनाना चाहता हूं। 6 नुकीले सितारे 6 पॉइंटेड स्टार के आकार की ये बेल्ट देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन झांग यी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। ये 6 प्रशासनिक क्षेत्रों के मुख्य शहरों को एक साथ जोड़ता है। ली चांगोंग ने इसे देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हमें वास्तव में इतने जटिल और व्यापक रेलवे नेटवर्क बनाने की जरूरत है? वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बहुत परेशानी भरा है। रेलवे का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि यह कितना हास्यास्पद है। लेकिन क्या होगा अगर यह त्रिआयामी स्थान 3 डायमेंशनल स्पेस में एक मार्ग न हो? झांग यी के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। उन्होंने मानचित्र पर 6 नुकीले सितारे की ओर इशारा किया और जारी रखा, मैं जो बनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण राजमार्ग नहीं है, नहीं कोई भूमिगत बंकर है। ये एक स्थानिक द्वार समन्वय नेटवर्क, स्पेशल गेट कोऑर्डिनेट नेटवर्क है। ये शब्द सुनते ही कई लोगों की आंखें तुरंत चमक उठीं। स्थानिक पोर्टल, स्पेशल पोर्टल, एक ऐसी दुनिया में जहां महाशक्तियों वाले व्यक्ति मौजूद हैं। स्थानिक पोर्टल इतने अजीब नहीं है। विशेष रूप से यह सुझाव देने वाला व्यक्ति इस दुनिया में मनुष्यों की 6 पीढ़ियों के बीच नंबर एक स्पेस टाइप क्षमता वाला उपयोग करता है। झांग यी ने जारी रखा, सीधे शब्दों में कहें तो यह क्रॉस क्षेत्रीय एकल चरण स्थानांतरण, क्रॉस रीजनल सिंगल स्टेप रीलोकेशन है, जो जरूरत पड़ने पर आप में से प्रत्येक को 3 मिनट के भीतर किसी भी युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्तियों में तैनात करने की अनुमति देता है। एक बार जब हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हम वास्तव में एकीकृत रक्षा को पूरा कर लेंगे। हान शानजुओ ने अपने कटे हुए बालों को रगड़ा और भ्रमित होकर पूछा, भाई केस, आपकी क्षमताएं इस क्षेत्र में नहीं लगती, क्या ऐसा है? मेरी क्षमताओं में कमी है, लेकिन दूसरों की क्षमताओं में नहीं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और हवा में एक और छोटा प्रोजेक्शन चमक उठा, जिसमें थोड़ा पीला चेहरा लेकिन तीखी आंखों वाला एक युवक दिखाई दे रहा था। तियानजिक्सिंग दाई हुआंग, टाइनजिक्सिंग दाई हुआंग, शेंगजिंग क्षेत्र का एक उच्च स्तरीय स्थानिक क्षमता उपयोगकर्ता। आप सभी पहले भी उनकी क्षमताओं के गवाह रहे हैं। आप में से कुछ को उनका उपनाम याद होगा, जबकि कुछ को नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झांग यी ने शांति से कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये कर सकता है। सेलेस्टियल स्टार के दाई हुआंग के पास स्थानिक निर्देशांक, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चित्रित करने और रियल टाइम टेलीपोर्टेशन करने की क्षमता है। वुलुआन साम्राज्य के आक्रमण के खिलाफ पहले बड़े युद्ध में उसने इन्फिनिटी ट्रेन का उपयोग करके अंडरवर्ल्ड के झूठे द्वारपाल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग किया था। उनकी क्षमताएं सहायता, सपोर्ट की ओर अधिक है और उनका युद्ध कौशल कभी नहीं देखा गया। हालांकि उन्हें इस परियोजना का प्रभारी बनाना एकदम सही फिट है। दाई हुआंग हमारे भीतरी इलाकों में एक प्राथमिक समन्वय बिंदु, प्राइमरी कोऑर्डिनेट पॉइंट स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। इन समन्वय बिंदुओं को मजबूत, चिह्नित और ठोस बनाया जाएगा ताकि वे हमारे अंतरिक्ष संचरण, स्पेस ट्रांसमिशन का केंद्र बन सके और वो दिन के 24 घंटे इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन वर्तमान जैविक और चिकित्सा तकनीकों के साथ हम उसके शरीर को उस स्तर तक संशोधित कर सकते हैं
जहां उसे ऐसा करने के लिए नींद की आवश्यकता न हो। दूसरा कदम 6 प्रमुख क्षेत्रों के मुख्य शहरों में समन्वय एंकर बिंदु स्थापित करना है। फिर वो लंबी दूरी के जबरन टेलीपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने की प्रक्रिया में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए स्पेस टाइप क्षमता उपयोगकर्ताओं के एक समूह को प्रशिक्षित करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करेगा। भविष्य में यदि सीमा पर किसी भी बिंदु पर कोई उच्च जोखिम वाला संघर्ष होता है या यदि उच्च स्तरीय विदेशी आक्रमण होता है, तो कमान सीधे मुझे स्थानांतरित कर दी जाएगी। मैं बहुत कम समय में सबसे उपयुक्त लोगों को उन स्थानों पर स्थानांतरित कर सकता हूं जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हाँ, वो रुके, फिर धीरे से मेज थपथ पाई। हमारा अगला कदम हमारे 6 क्षेत्रों के सैनिकों, विशेषज्ञों और संसाधनों को एक युद्ध समूह कॉम्बैट ग्रुप में एकीकृत करना है, जिसे किसी भी समय तैनात किया जा सके। और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो अब से आप सभी को मेरे आदेशों का पालन करना होगा। कोई नहीं बोला, लेकिन हवा सूक्ष्म रूप से बदल रही थी। मेरे आदेश पर वाक्यांश ने सभी को यह एहसास कराया कि अगली शक्ति संरचना आकार लेने लगी है। 6 क्षेत्रों में से प्रत्येक का अपना शीर्ष नेता होने के बजाय अब 6 युद्ध क्षेत्र वॉर जोन्स हैं, जो सभी एक ही कमांड चेन के अधीन हैं। झांग यी की नजर तीखी नहीं थी। वो केवल कुछ ऐसा कह रहे थे जिसे स्वाभाविक माना जाना चाहिए। उन्हें किसी के असहमति व्यक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, और न ही उन्हें किसी के इस परियोजना से हटने में कोई आपत्ति है। सीधे शब्दों में कहें तो पूरे हुआक्सू साम्राज्य की सुरक्षा केवल उस थोड़े से पुराने लगाव के कारण है। झांग यी 6 क्षेत्रों में से किसी का भी स्वागत करते हैं जो असहमत है और किसी भी समय छोड़ना चाहते हैं। झांग यी के बोलना समाप्त करने के बाद वो कुछ देर के लिए रुके, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की और किसी के चेहरे पर अनिच्छा भी नहीं दिखी। भले ही आपके पास शिकायतें हों, उन्हें अपने तक ही रखें। कभी भी ऐसा कुछ न करें जिससे संबंधों में पूरी तरह दरार आ जाए। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये झांग यी के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने जैसा होगा, और वे मूर्ख नहीं हैं। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।